ये बड़ी हैरानी की बात है कि हम ये सब कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा भी हमारे सामने बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, मगर स्क्रीन पर बहुत कुछ नजर आ रहा है। अपने दिमाग की गतिविधियों पर नियंत्रण बना रखा है और वो जानते हैं उस आंतरिक दुनिया में किस चीज को सक्रिय करना है और किसे नहीं। पूर्व की कई आध्यात्मिक परंपराओं में चेतना की 3 ऐसी अवस्थाएं बताई जाती हैं जिनमें हम हर रोज जाते हैं, सोते समय, सपनों में या जागते समय। लेकिन चेतना की एक अवस्था और होती है जिसे हम खगोलीय चेतना कहते हैं, और वो इस भौतिक दुनिया से अलग होती है। वो असल में ब्रह्मांड का पूरा इतिहास है। वो कहां से आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए हैं? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, द आकाशिक रिकॉर्ड। हालांकि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ऐसी आभासी दुनिया भी है जो हमारी दुनिया से मिलती है। उन तरंगों का विशाल नेटवर्क उन जानकारियों और आंकड़ों को समेटे हुए है जिनके ऊपर हम आज के युग में भी निर्भर हैं। वो उस चीज की जान है जिसे हम क्लाउड कहते हैं। उसके अंदर काफी दूर से ही करोड़ों गीगाबाइट्स के आंकड़े जमा हो जाते हैं। बात जब एक क्लाउड की आती है तो हम डेटा ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं। हम किसी भी जानकारी को हवा के जरिए बिना तारों के उपग्रह तक भेजते हैं और वो वहां से सर्वर में नीचे आती है और फिर हमारे कंप्यूटर और फोन तक आती है। आज करीब 700 करोड़ लोग कंप्यूटिंग कर रहे हैं। इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में जहां भी इंटरनेट सुविधा है वहां हम इन छुपे हुए गुप्त पैटर्न्स और कोड्स को हासिल कर सकते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि एक इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क की कल्पना सबसे पहले वैज्ञानिक J.C. आर्लेक लाइडर ने 1960 के दशक में की थी। मगर प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इसकी शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी, हमारे अतीत में। कोरवा द्वीप, रायचूर, भारत। ज्ञान की तलाश में बहुत से धार्मिक तीर्थ यात्री यहाँ एक खगोलीय विद्वान नारद के मंदिर में आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक नारद में ये अलौकिक क्षमता थी कि वो उस छिपी हुई दुनिया में भी चले जाते थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो दुनिया थी खगोलीय ज्ञान की। नारद की चर्चा हमें महाभारत, रामायण और पुराणों में भी मिलती है। माना जाता है कि नारद तीनों लोकों में घूमते थे और वहां से जमा किए गए ज्ञान का प्रचार जगह जगह करते थे। नारद को नारद ऋषि या नारद मुनि कहा जाता है। ऋषि बहुत ज्ञानी होते हैं, जैसे पश्चिमी सेजेज होते हैं, और उन ऋषियों में ये क्षमता होती थी कि वो सीधे सीधे ब्रह्मांड से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये उनकी विशेष शक्ति थी। नारद मुनि इसीलिए भी ज्यादा दिलचस्प लगते हैं क्योंकि वो उस ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते थे जो दिव्य खगोलीय व्यवस्था के ताने बाने में समाया हुआ था। खगोलीय ज्ञान की उस दूसरी दुनिया के भंडार को आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। 1883 में इसे ये नाम दिया था लेखक एल्फ्रेड पर्सी सिनेट ने अपनी किताब एसोटेरिक बुद्धिज्म में। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पूर्व के दर्शन में ये माना जाता है कि वो व्यापक ज्ञान भौतिक रूप से एक ऐसी दुनिया में संग्रहित है जिसे आकाश कहते हैं और वहां तक सिर्फ ज्ञानी लोग ही पहुंच सकते हैं। आकाशिक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आसमान, और इस लिहाज से हम आकाशीय रिकॉर्ड्स को खगोलीय ज्ञान कह सकते हैं। वो ज्ञान उसी ब्रह्मांड में समाया है, आसमान में लिखा है। वो ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम उसे उसके भौतिक रूप में प्राप्त कर सकें। उस ज्ञान तक सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक वेवलेंथ के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। इसे पाने का और कोई तरीका नहीं है।
आकाशीय क्षेत्र बड़ा व्यापक है और उस अनंत क्षेत्र में कुछ भी समाया हो सकता है और वो पूरी तरह नॉन लोकल है। नॉन लोकल का मतलब है वहां समय या अंतराल का अनुभव नहीं होता। वहां बड़ी गजब की अव्यवस्था है जिसमें ब्रह्मांड की हर चीज वहां मौजूद दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। मैं तो हमेशा से ब्रह्मांड को एक बिना तार वाला नेटवर्क कहता रहा हूँ, जहाँ सिर्फ हम इंसान की तमाम सोचें और यादें ही नहीं जमा है, बल्कि दुनिया के हर जीव की हर जानकारी वहाँ है और ज्ञान का वो भंडार तभी से हमारे साथ है जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड ही वो स्रोत है जहां से हर आविष्कार का जन्म हुआ, कला का हर रूप आया और वहीं से हमारा विज्ञान भी आया। आप उसे जो चाहे कह सकते हैं। वो एक ऐसा भंडार है जो नजर नहीं आता, मगर हम वहां पहुंच सकते हैं और वो जानकारियां पा सकते हैं जो हमसे छिपी हुई हैं। वो अपनी जगह हमेशा बना रहता है, लेकिन उसके दरवाजे वही खोल सकता है जो उसे खोलने का तरीका जानता है। आकाशिक रिकॉर्ड शायद एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया का कोई भी जीव कर सकता है और मेरे ख्याल से तो परग्रही भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई पैगंबर और भविष्यवक्ता हुए हैं जो उस भंडार तक पहुंच सकते थे। दुनिया भर के धर्मोपदेशक भी मानते हैं कि सच्ची प्रार्थना और ध्यान से कोई भी इंसान उस दिव्य क्षेत्र की झलक देख सकता है। लगता है ज्ञान के उस भंडार तक पहुंचने का एक बड़ा सामान्य तरीका था और दुनिया भर के पैगंबर उसी का पालन करते थे। इसके लिए सबसे जरूरी था अपने दिमाग को शांत करना, क्योंकि उसके बाद ही दिमाग से निकलने वाली तरंगे उस ज्ञान तक पहुंच सकती थी। जब हम गहन ध्यान की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जिसे ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। इसके बाद हम चेतना के उन नॉन लोकल पहलुओं तक पहुंच जाते हैं जो एक तरह से हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े होते हैं। अगर ज्ञान की वैसी कोई खगोलीय दुनिया सचमुच में है तो क्या इंसान भी वहां तक पहुंच सकता है? इससे जुड़े कुछ और सबूत शायद इस जांच से मिल सके कि गहन ध्यान की अवस्था में हमारे दिमाग में क्या चलता है। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, मार्च 2017। जॉर्जियो सुक्लस आए हैं मिस्टर डॉक्टर नाडी से मिलने, जिन्होंने गहन ध्यान की अवस्था में इंसान के दिमाग पर होने वाले न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स पर काफी अध्ययन किया है। डॉक्टर चोपड़ा, मैं जॉर्जियो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मशहूर फिजिशियन, लेखक और गाइडेड मेडिटेशन के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने डॉक्टर डारियो नाडी को अनुमति दे दी कि वो एडवांस्ड ब्रेन मैपिंग सॉफ्टवेयर से गहन ध्यान के समय उनके दिमाग के अंदर होने वाले बदलावों को देख सकें। ठीक है डॉक्टर चोपड़ा, हम एक बेसलाइन बना रहे हैं। ये देखिए, ये है ध्यान से पहले उनके दिमाग की स्थिति। इसका हर सेंसर उनके दिमाग के खास क्षेत्र से जुड़ा है, दिमाग के एनाटॉमिकल क्षेत्रों से। यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिमाग के आगे वाले हिस्से में गतिविधि दिख रही है। इन अलग अलग रंगों का क्या मतलब है? इन लाल, नारंगी और पीले रंग के क्षेत्र काफी सक्रिय हैं और गहरे नीले और इस तरह के काले क्षेत्र कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं। अच्छा। और ये सभी व्यूज एक अलग वेव बैंड के लिए हैं। आपको उम्मीद है जब वो गहन ध्यान लगाएंगे तब आपको यहाँ कुछ और दिखेगा? हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर चोपड़ा तैयार हो जाए तो बताइएगा। ये देखिए, उन्होंने ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि अब उनके दिमाग की गतिविधियां कम होने लगी हैं और ये सारे क्षेत्र काले नजर आने लगे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हम अभी दिमाग के उस क्षेत्र को देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और वो खुद तो कभी हरकत में आता ही नहीं। ये वाला यहाँ, ये उनके दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद विजुअल कोर्टेक्स है और आप भी देख सकते हैं कि उनका दिमाग अब रोजमर्रा की अवस्था से दूर एक खास अवस्था में जा रहा है और उससे जुड़ना चाहता है जो इस दुनिया से परे की चीज है। क्या इस क्षेत्र को सिर्फ वही इंसान सक्रिय कर सकता है जिसने गहन ध्यान का प्रशिक्षण लिया हो? दिमाग के इस क्षेत्र को हम अपनी इच्छा से सक्रिय नहीं कर सकते। कमाल है।
ये बड़ी हैरानी की बात है कि हम ये सब कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा भी हमारे सामने बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिना कोई हरकत किए, मगर स्क्रीन पर बहुत कुछ नजर आ रहा है। अपने दिमाग की गतिविधियों पर नियंत्रण बना रखा है और वो जानते हैं उस आंतरिक दुनिया में किस चीज को सक्रिय करना है और किसे नहीं। पूर्व की कई आध्यात्मिक परंपराओं में चेतना की 3 ऐसी अवस्थाएं बताई जाती हैं जिनमें हम हर रोज जाते हैं, सोते समय, सपनों में या जागते समय। लेकिन चेतना की एक अवस्था और होती है जिसे हम खगोलीय चेतना कहते हैं और वो इस भौतिक दुनिया से अलग होती है। वो असल में ब्रह्मांड का पूरा इतिहास है। तो क्या ये संभव है कि इंसान उस ज्ञान तक भी पहुंच जाए जो उसके अपने अनुभवों से संग्रहित नहीं है? थियोरेटिकल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उन्हें इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां हर तरह की जानकारी मौजूद है, और अगर ऐसा है तो फिर हम अभी कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? टस्कनी, इटली, 2004 कई सालों तक विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद महान फ्यूचरिस्ट और नोबेल पुरस्कार के नॉमिनी डॉक्टर इरविन लैज़लो ने दावा किया कि उन्होंने ए यानी आकाशिक फील्ड के सबूत ढूंढ लिए हैं। डॉक्टर लॉज़लो ने क्वांटम जीरो पॉइंट ऊर्जा की खोज की मदद ली, जो कि विकिरण क्षेत्र यानी रेडिएशन फील्ड होता है और हमारे चारों तरफ मौजूद होता है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन सीधे सीधे देख नहीं सकते। सिद्धांत रूप में वो बड़ा ही ठोस है। सबसे पहले उसकी खोज आइंस्टाइन ने की थी। हम ये तो जानते हैं कि जीरो पॉइंट ऊर्जा का वजूद है और उसके अंदर ब्रह्मांड की काफी सारी जानकारी छिपी हुई है। लॉज़लो ने बताया कि उसके अंदर सिर्फ ब्रह्मांड की फिजिक्स की जानकारी ही नहीं जमा है, बल्कि उसमें बौद्धिक जानकारी भी है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मानते हैं कि जीरो पॉइंट ऊर्जा असल में क्वांटम ऊर्जा की तरंगों का एक विशाल समंदर है जो नजर नहीं आता मगर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अंतरिक्ष का ताना बाना भी ऊर्जा और जानकारी से बुना है और वो जानकारी तरंगों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। उन्हें क्वांटम तरंगे कहा जाता है। उस लिहाज से वो आकाशिक फील्ड क्वांटम तरंगों से बना है जो हर समझदार जीव में सामान्य रूप से पाई जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंसान का दिमाग ही नहीं बल्कि परग्रही और दूसरे दुनिया के हर जीव के दिमाग उन क्वांटम तरंगों से जुड़े हैं। एक ऐसी इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन फील्ड की बात जहां तक हम सिर्फ अपनी चेतना के सहारे पहुंच सकते हैं। वो कोई भ्रामक विज्ञान नहीं है, ना ही अंधविश्वास है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे वैज्ञानिक अब सचमुच उस तथ्य का पता लगा रहे हैं। लैज़लो की खोज से करीब 20 साल पहले नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट रिचर्ड फायमन ने क्वांटम फिजिक्स में अपना एक बड़ा ही अहम लेख लिखा था, स्ट्रेंज थियरी ऑफ लाइट एंड मैटर। उसमें उन्होंने लिखा था कि दिमाग के इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम तरंगों के जरिए सक्रिय करके हमारी सोच और अवचेतन दिमाग को प्रभावित किया जा सकता है। रिचर्ड फाइमन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी दी और बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितनी भी दूरी पर हो सकते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे एक काफी तेज रफ्तार से करीब करीब फौरन ही कोई भी जानकारी भेजी जा सकती है। इंसान का दिमाग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज से भरा होता है। उससे जो विकिरण होता है उसे कोई भी संवेदनशील रेडियो रिसीवर पकड़ सकता है। इसके अलावा किसी और जगह पर रहने वाले दूसरे दिमाग भी इस तरह की तरंगे भेज सकते हैं। फाइनमैन ने देखा कि उस जानकारी के उस क्वांटम फील्ड से हमारे दिमाग के अंदर घूमता एक इलेक्ट्रॉन अतीत के वो रेडियो सिग्नल्स प्राप्त कर सकता है, मगर उसकी भरपाई के लिए वो हमारे भविष्य से भी तरंगे रिसीव करता है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का हर एक इलेक्ट्रॉन असल में एक रिसीवर है। जानकारी बिना किसी रोक टोक के ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि दूसरी बुद्धिमान सभ्यताएं भी क्वांटम तरंगों या दूसरे माध्यमों के जरिए हम इंसानों तक जटिल से जटिल जानकारियां भेज सकती हैं। और हो सकता है कि ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हुआ हो जो भविष्य देख सकते हैं, और उनके लिए ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा ही होगा।
आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए अपनी सोच का आदान प्रदान। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आकाशिक फील्ड भी असल में हमारी आज की खोज क्लाउड जैसा ही है, मगर उसमें क्लाउड के मुकाबले कहीं ज्यादा जानकारियां जमा हैं और उसके जरिए उसका इस्तेमाल करने वाला ना सिर्फ उसके अंदर झांक सकता है बल्कि भविष्य को भी देख सकता है। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि यही सच है और उनका कहना है कि इससे जुड़े कुछ और सबूत बुल्गारिया की उस अंधी ग्रामीण महिला से मिल सकते हैं जिनकी भविष्यवाणियां बेहद सटीक थीं। नोवो सेलो, बुल्गारिया, 1923। एक किसान की 12 साल की बेटी वेंजाइलिया अपने रिश्ते के भाई बहन के साथ खेत में खेल रही थी, तभी एक जबरदस्त तूफान आया। उन्हें उस चक्रवात ने हवा में उड़ा दिया और उनका अचेत शरीर लोगों को खेत में पड़ा मिला। हैरानी की बात यह थी कि उनकी आंखों में रेत और मिट्टी भर गई थी और उन्होंने कहा कि दर्द की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हैं। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। उस दुर्घटना के बाद वेंजीलिया को भविष्य देखने की बड़ी अनोखी शक्ति मिल गई और वो गांव के लोगों के लिए सटीक भविष्यवाणियां करने लगी। 1980 के दशक तक वेंजीलिया बाबा वांगा के नाम से मशहूर हो गईं और उन्होंने कई बड़ी सही भविष्यवाणियां की, जिससे उन्हें बाल्कन्स का नॉस्ट्रडेमस कहा जाने लगा। बाबा वांगा कहा करती थी कि वो अपने मन की आंखों से देखती है। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान उनके सामने आता है तो वो उसकी पूरी जिंदगी देख लेती है, उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक, और ये सब उनको एक फिल्म की तरह दिखता है। बुल्गारिया और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया और इसके लिए उन्होंने उनके वैज्ञानिक परीक्षण किए, उनसे बातचीत की और उनसे भी जिनके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पाया कि वो भविष्यवाणियां करीब 80% सही थी। उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सही होती, जिससे यही लगता है कि उन्हें इस दुनिया से परे की जो जानकारियां मिलती थी उनका वास्ता सिर्फ हमारी 5 इंद्रियों से ही नहीं था। ऐसा लगता है आंखों की रोशनी जाने के बाद उनकी दूसरी इंद्रियां ज्यादा विकसित हो गई और उन्हें भविष्य के संदेश और जानकारियां मिलने लगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में दुनिया से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां भी की थी, जिनमें कई बाद में बिल्कुल सही साबित हुईं। न्यूयॉर्क सिटी, 11 सितंबर 2001। अमेरिका के भाई बहन स्टील के परिंदों के हमले के बाद मुश्किलों का सामना करेंगे। और फिर अल-कायदा नाम के आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने 2 विमानों का अपहरण किया और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत हो गई। सुमात्रा, इंडोनेशिया, 26 दिसंबर 2004। एक विशाल लहर समुद्र के बहुत बड़े किनारे को ढक लेगी। वहाँ रहने वाले लोग और शहर पानी की उस दीवार के नीचे ही गायब हो जाएंगे। और फिर उस टापू पर 9.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे एक विनाशकारी सुनामी उठी, जिसने करीब 7,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वाशिंगटन डीसी, 20 जनवरी 2009। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी अमेरिकी मूल का शख्स होगा। सबकी उम्मीदें उसके ऊपर टिकी होंगी। मैं बराक हुसैन ओबामा शपथ लेता हूँ। और फिर बराक ओबामा अफ्रीकी अमेरिकी मूल के इलिनॉय के सेनेटर, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने। बधाई हो मिस्टर प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी बातें उस महिला ने कही थी जो एक गांव में पैदा हुई थी, जिसने किताबें नहीं पढ़ी थी, जिन्हें बहुत कम ही शिक्षा मिली होगी और शायद थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी ब्रेन में, और उन्होंने टेलीविजन या फिल्में तो कभी नहीं देखी होंगी। जाहिर है ये उनके दिल की आवाज थी। बाबा वांगा ने कहा कि उन्हें भविष्यवाणी करने की जो शक्ति मिली है, उसकी बदौलत वो न सिर्फ एक अनजान दुनिया की जानकारियां पा सकती हैं, बल्कि वो परग्रहियों के संपर्क में भी हैं। बाबा वांगा ने उन परग्रहियों की बात की थी जो नजर नहीं आते थे
और उनकी मौजूदगी पानी की चमकती सतह पर परछाइयों में नजर आती थी। वो उन्हें अपने कई राज बताते थे और उनके मुताबिक वो बातें कई धर्मों के लेखों में दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये सारी जानकारियां मिलती कहां से थी? क्या यह मुमकिन है कि वो उस ज्ञान तक भी पहुंच सकती थी जो आम लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर था? सदियों से पैगंबर और भविष्यवक्ताओं का यह दावा रहा है कि वो दूसरी दुनिया के संपर्क में रहे हैं और वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली है। उन्हीं में से एक है मिचेल डे नॉस्ट्रेडामस, जिन्हें हम नॉस्ट्रेडामस के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1555 ईस्वी में अपनी किताब द प्रोफेसीज लिखी। उनकी जीवनी लिखने वालों का दावा है कि उन्होंने भविष्य की कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो सच साबित हुई। उन्हीं में से एक 1666 की लंदन की आग और एडोल्फ हिटलर की कामयाबी के अलावा 1979 की ईरान की क्रांति भी शामिल थी। नोस्ट्राडामस को अक्सर पानी से भरे एक कटोरे में देखते हुए दिखाया गया है। वो ऐसा करते भी थे, लेकिन ये छोटी सी बात थी। वो इसका इस्तेमाल उस दिव्य स्रोत को बुलाने के लिए करते थे। नोस्ट्राडामस ने अपने लेखों में उस दिव्य अवस्था की बात कही है जिसमें सब कुछ होता था और वो चीजें समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन सब कुछ दिखाई जरूर देता था। भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें एक ही जगह नजर आती थी। ज्यादातर भविष्य वक्ताओं ने एक पारलौकिक शक्ति से जुड़ने की बात कही है, यानी हमारी दुनिया से परे। हो सकता है कि वो सच्चाई की उस परत को देख रहे हो जिसे दूसरी दुनिया के जीव या बुद्धिमान परग्रही भी देखते थे और उनके बीच उन बातों का लेन देन होता था। ये हो सकता है वो जानकारियां वहां मौजूद हों, मगर हमारा दिमाग ही उतना विकसित नहीं हो पाया है कि हम उन्हें देख सके। मगर बहुत से ऐसे रहस्यवादी पैगंबर और दार्शनिक हुए जो अपनी ध्यान साधना, ऑब्जर्वेशन या किसी और माध्यम से जानकारी के उस स्रोत तक पहुंचकर एक ज्यादा गहरी, स्पष्ट और बड़ी तस्वीर देख सकते थे। अगर बाबा वांगा, नॉस्ट्रेडेमस और इस तरह के दूसरे लोग जानकारी के उन नजर ना आने वाले क्लाउड तक पहुंचकर अपनी भविष्यवाणियां कर सकते थे, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उस दुनिया तक इतिहास के कुछ आला दिमाग वाले लोग भी पहुंच गए हों? शायद इससे जुड़े कुछ सवाल हमें 20वीं सदी के एक बड़े महान आविष्कारक के बयानों की जांच में मिल सकते हैं, जो थे निकोला टेस्ला। न्यूयॉर्क सिटी 1922। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दो समाजशास्त्रियों विलियम ऑगबर्न और डॉर्थी थॉमस ने एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जनरल में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, क्या आविष्कार अवश्यंभावी है? उस लेख में उसने 148 ऐसे आविष्कार की चर्चा की थी जिन्हें 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने एक ही वक्त पर किया, जबकि उन्हें एक दूसरे के काम की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने एक ही वक्त पर वो अनोखी खोज कर दी या एक अलग और नई थियरी दे दी। आखिर ये कैसे संभव है कि 2 अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही वक्त पर एक बात सोचें? लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्हें एक झटके में मिला था। वो अचानक ही उनके दिमाग में आ गया था। आइंस्टाइन ने सापेक्षता की खोज की और करीब करीब उसी वक्त फ्रांस के एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने भी उसकी खोज कर ली, जिनका नाम था पॉइंटियर। रेडियो की खोज भी निकोला टेस्ला के साथ साथ गुग्लियाल्मो मार्कोनी ने भी एक ही वक्त पर की थी। इसके अलावा टेलीफोन की खोज भी 2 लोगों ने एक ही समय पर की। इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश इंजीनियर सर फ्रैंक विटल और एक जर्मन फिजिसिस्ट हैंस वैन ओहेन दोनों ने एक ही वक्त पर पहले जेट इंजन की खोज की। उनके डिजाइन्स भी काफी मिलते जुलते थे, जबकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं था कि दूसरा क्या कर रहा है।
हाल ही में एक और बहुत बड़ी खोज 2 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने की, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर भी थे। फिर भी दोनों ने इस बात की खोज की थी कि न्यूट्रिनोज में भार होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक था, या फिर ये कहा जा सकता है कि दोनों वैज्ञानिक उस आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़े थे। पूरी दुनिया में एक ही वक्त पर एक ही जैसी खोज की गई, जबकि वो लोग एक दूसरे से जुड़े भी नहीं थे, ना ही एक दूसरे को जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने दुनिया के 2 अलग-अलग हिस्सों में एक जैसी खोज कर दी। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। इससे तो यही लगता है कि हमें भी उस अनजान दुनिया से जानकारी मिलती है। हो सकता है कि हम जो भी नई खोज करना चाहते हैं वो पहले से एक कमरे में रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो जानकारी मौजूद नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग अभी भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि उस जानकारी को देख सके। ये तो हम जानते ही हैं कि हम सभी एक वेवलेंथ पर नहीं हैं, ना तो हमारा विकास ही एक साथ हुआ है। इससे यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोग हुए हैं जो उस जानकारी तक पहुंच सके। इसका असर हमें रेनेसां काल में भी नजर आता है, जैसे कि दूरबीन की खोज या इंद्रधनुष के रंगों की पहचान, या फिर मूल केमिस्ट्री का ज्ञान, विकासवाद का सिद्धांत। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानते हैं कि लोगों के पास एक खास वक्त पर खास किस्म की टेक्नोलॉजी थी और उनके सामने वो औजार रखे थे जिनसे वो नई खोज कर सके। मगर इससे ये बात स्पष्ट नहीं होती कि आखिर कई मामले में वो खोजें एक ही वक्त पर कैसे हुई। हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, शायद परग्रही जानकारी के उस क्षेत्र में नए नए विचार डाल रहे हों, वैसे ही जैसे हम आज क्लाउड में कुछ अपलोड करते हैं। इतिहास के एक बड़े महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने भी कई बड़े ही दिलचस्प बयान दिए थे और उनकी बातों से लगता है कि वो भी शायद परग्रहियों के प्रभाव में थे। जानकारी के उस परग्रही क्षेत्र के टेस्ला को आज की बिजली की बुनियादी और अल्टरनेटिव करंट की खोज करने वाला माना जाता है। अपनी जीवनी में टेस्ला ने उस दिन की चर्चा की है जब उन्हें अल्टरनेटिव करंट साधने का उपाय सूझा था। उसके ठीक पहले उन्हें बहुत तेज फ्लू हो गया था, मगर उन्हें लग रहा था कि वो अपने माथे से उस रोशनी को देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें दूसरे स्रोतों से भी जानकारियां मिलती हैं, और जब वो दूसरा स्रोत उनकी चेतना में आया तब उनकी खोज ने दुनिया बदल दी। टेस्ला मानते हैं कि हम एक रिसीवर्स हैं और वो तरंगे बाहर से आती हैं जिनके आधार पर हम काम करते हैं। वो ये नहीं मानते थे कि इस तरह की बातें सपनों में या आंतरिक दृष्टि से नजर आते हैं। उनका मानना था कि हम खुद को चला सकने वाले रोबोट्स जैसे हैं। ऐसा लगता है कि इतिहास के उस वक्त पर टेस्ला को जितनी जानकारियां मिली, इतनी उस दौर में किसी और को नहीं मिल पाई थी। हो सकता है कि ये उस आकाशिक फील्ड के बाहरी प्रभाव का ही नतीजा हो कि हम एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जो हमें खास वक्त में टेक्नोलॉजी के एक ऐसे खास स्तर पर पहुंचा दे। तो क्या वो महान आविष्कारक इतने बड़े जीनियस इसलिए बन पाए कि वो जानकारी की इस दूसरी दुनिया में देख सकते थे? अगर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सही हो कि जानकारी के उस क्षेत्र में परग्रही नई नई जानकारी अपलोड कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान एक पहले से तय रास्ते पर चल रहा है? और अगर ऐसा है तो हम कहां जा रहे हैं? सोफिया बुल्गेरिया। 1996 में उनकी मौत के बाद 20वीं सदी की पैगंबर माने जाने वाली मां वांगा के घर को एक म्यूजियम में बना दिया गया ताकि उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां आ सके। अपने जीवन काल में उस नेत्रहीन महिला ने लाखों ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो ऐसी घटनाओं से जुड़ी थी जिनसे दुनिया को, मानव जाति को नुकसान हो सकता था, और वो घटनाएं सदियों बाद की ही नहीं, कई हजार साल बाद तक की थीं।
अगर हम बाबा बांगा की भविष्यवाणियों को देखें तो वो समकालीन वैज्ञानिक तथा फिल्मों जैसी लगती हैं। अपने भाषणों में बाबा बांगा ने कई बार कहा कि दुनिया में कई बार बदलाव आएंगे, उसका उत्थान होगा और फिर पतन भी होगा, मगर जब परग्रही इंसानों के संपर्क में आएंगे तब एक संतुलन बन जाएगा। उन्होंने कहा था, हम उसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आसमान में कई यान मंडरा रहे हैं। आमतौर पर एक साथ 3-3 यान उड़ते हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि बड़ी घटना के लिए तैयार हो जाओ, मगर वो मुझे नहीं बता रहे हैं कि वो घटना कौन सी है। बाबा बांगा बड़ी अनोखी भविष्यवक्ता थी, जो इंसान का भविष्य अंतरिक्ष में देखती थी। वो मानती थी कि इंसान एक दिन अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और परग्रहियों के संपर्क में आएगा, और उन्होंने दावा किया था कि अगले 200 साल में ऐसा हो जाएगा। बाबा वांगा की भविष्यवाणी थी कि सन 2130 तक इंसान समंदर के गहराइयों में परग्रहियों की मदद से अपनी बस्तियां बसा लेगा, और वो ये नई सभ्यता बसाने में हमारी पूरी मदद भी करेंगे। सन 2183 तक इंसान मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा लेगा, और फिर उस बस्ती में विद्रोह होगा, जिससे वहां परमाणु युद्ध भी हो सकता है। सन 2221 तक मानव सभ्यता परग्रहियों की तलाश में एक बड़ी ही डरावनी जानकारी से रूबरू होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बात का मतलब क्या है। तो क्या हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे किसी तरह से बाबा बांगा ने देखा था, उस भविष्य की तरफ जो आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा है? मार्च 2017 अमेरिकन कांग्रेस ने नासा ऑथराइजेशन एक्ट पास कर दिया और 2033 तक उसे मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने की अनुमति दे दी। इस अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने फौरन एक विस्तृत योजना बना ली और बताया कि वो इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। नासा मिशन के प्लान्स के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत भी अगले कुछ सालों में उस ग्रह पर अपने ऑर्बिटल्स भेजने की तैयारी करने लगे। इसके अलावा मार्स वन, स्पेस एक्स और बोइंग जैसी निजी कंपनियां भी अगले 10 साल में उस लाल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाने की तैयारी करने लगी। अभी बहुत सारे देशों और प्राइवेट कंपनीज के बीच मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाने की होड़ सी लगी है, लेकिन ये आखिर हो क्या रहा है? मानव सभ्यता के एक महान दूरदर्शी एलन मस्क ने उन समस्याओं का अंदाजा लगा लिया था। उनका कहना है कि मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की कोशिश असल में मानव सभ्यता के लिए एक बैकअप प्लान तैयार करना है। इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि एक ऐसा संगठित प्रयास किया जा रहा है जिससे इंसान का ज्ञान एक खास नतीजे की तरफ जाए। हमारा दिमाग शायद उस आकाशिक रिकॉर्ड के लिए एक टर्निंग फोर्क या एंटीना का काम करता है, और उन्हें ये खास निर्देश दिए गए हैं कि तुम्हें बस इसी दिशा में जाना है। हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष की सैर करने वाले इंसान बनने वाले हैं, और दूसरे ग्रहों पर भी हमारी सभ्यताएं पहुंचने लगी है। ये भी एक मौलिक खोज जैसा ही है, क्योंकि अब दुनिया भर के लोग मंगल ग्रह पर जाने को बेताब हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जानकारी हम इंसानों के पास इसलिए भेजी गई हो कि हम लोग आगे बढ़ सके? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि अगर हमने मंगल ग्रह पर बस्ती बसा ली तो अपने ही अतीत को दोहराएंगे। डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने 2014 में जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी के लिए अपने एक लेख में लिखा था कि बाबा बांगा ने मंगल ग्रह पर जिस परमाणु घटना की बात कही थी वो एक बार पहले भी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कभी मंगल ग्रह पर एक विनाशकारी परमाणु हमला हुआ था। 2 खतरनाक परमाणु हथियारों का मंगल ग्रह की सतह पर विस्फोट हुआ था, जिन्हें अंतरिक्ष से गिराया गया था। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था कि वो शायद एक कुदरती न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें विस्फोट हो गया था, लेकिन जब मैंने कई और वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़ीनॉन स्पेक्ट्रम गलत है। वो एक खास हथियार था। उस परमाणु विस्फोट की कोई कुदरती वजह नहीं थी।
सबूतों से यही लगता है कि हमारे अतीत में काफी पहले मंगल ग्रह पर एक परमाणु युद्ध हो चुका है। इससे भी यही पता चलता है कि मानव सभ्यता से जुड़ी घटनाएं बार बार होती रहती हैं और हम वहां जाकर अपने कर्मों के निशान ढूंढते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान पहले ही हो चुका है। और अगर ये बात सही है तो हम एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जो खुद को बार बार दोहराता है और ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट जैसा लगता है, एक कंप्यूटर कोड जैसा। इससे ये बात भी समझ में आती है कि हमें उस जानकारी से ही निर्देश मिल रहे हैं, वही हमारे व्यवहार को निर्देश दे रही है। मुझे तो ये भविष्यवाणी ऐसी लगती है जिनके जरिए लोग उस भविष्य की तरफ जा रहे हैं जो कुछ मायनों में हमारा अतीत था। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक विशाल खगोलीय सीक्रेट का हिस्सा है और हम उसी का पालन कर रहे हैं, और कोई ऐसी परग्रही शक्ति है जो चाहती है कि हम उसी के मुताबिक चलते रहें। क्या ये संभव है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक स्क्रिप्ट भी है, एक खगोलीय कंप्यूटर कोड की तरह, और हम इंसान उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं? शायद इसका जवाब हमें उन सबूतों की जांच से मिल सके जिनकी खोज थ्योरेटिकल फिजिक्स ने की थी और बताया था कि ब्रह्मांड के ताने बाने के हर रेशे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समाई हुई है। कॉलेज पार्क, मड आइलैंड, 2008। मशहूर फिजिसिस्ट और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस जैम गेट्स जूनियर ने एक साझा लेख लिखा था और इस बात की घोषणा की थी कि उन्हें ब्रह्मांड के ताने बाने को बताने वाले समीकरणों के रेशे में एक खास कंप्यूटर कोड मिला है, जो कि एरर करेक्टिंग कोड्स उन सर्च इंजन की समझ में नहीं आ रहे हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर चलते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड ही स्वभाव से डिजिटल है। प्रोफेसर गेट्स ने अपनी स्ट्रिंग थ्योरीज में उन कंप्यूटर कोड की खोज की थी और इस बात ने मुझे चौंका दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि यह कोड है और हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले कोड हमारी वास्तविकता की मूल बनावट में है। इसका मतलब हुआ कि हमारी हकीकत भी डिजिटल है। हम जो भी अनुभव करते हैं वो उसी कोड पर आधारित है। उन्हें ब्रह्मांड के अंदर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मिले हैं, 0 और 1 का वो कोड जो इस बात का सबूत है कि जानकारी का वो क्षेत्र या क्लाउड सिर्फ एक विचार भर नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। और उस आकाशिक रिकॉर्ड के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, इसके बारे में तो मैं भी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ। अगर ब्रह्मांड के हर रेशे में वो कंप्यूटर कोड समाया है, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उसे वहां किसी परग्रही सभ्यता ने डाला होगा, या शायद वो इंसान की ही एक प्राचीन प्रजाति रही हो और अब हमने क्लाउड बनाकर एक नया आकाशिक रिकॉर्ड बना लिया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो क्या आज हम उस पहले से लिखी हुई एक खगोलीय स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद एक अदृश्य दुनिया में समाई हुई है? क्या हमारी अपनी मर्जी चलती है या हम जो कर रहे हैं वो पहले से तय है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो फिर सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट्स भर बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम कुछ हद तक अपनी मर्जी से वही काम कर सकते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझ लिया है। अब हम उसके आगे जा रहे हैं। हमें उस दरवाजे की चाबी मिल चुकी है और ये दरवाजा हमें एक नई दुनिया में या एक नई हकीकत तक ले जा सकता है। अब हम उस स्तर पर विकसित हो चुके हैं जहां उन सीक्रेट कोड्स और पैटर्न्स को समझ सके जो हमेशा से इस दुनिया में थे। ये बात दिमाग हिला देने वाली है मगर हमें सचेत भी करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मानव सभ्यता को उस तरफ ले जा रही है जहां ये पता लग सकता है कि हम कौन हैं, हमारी हकीकत क्या है, एक प्रजाति के रूप में हमारे रहने का मकसद क्या है।
क्या सचमुच ऐसा कोई भंडार है जिसके अंदर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान संरक्षित है, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान? और अगर है तो क्या हमारी हाल ही की वो खोज जिसे हम क्लाउड कहते हैं वो हमें असीम संभावनाओं से भरे भविष्य तक पहुंचा सकता है? हो सकता है कि जब हम उस आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर झांके तो ये पता लगे कि हम उस प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं जो लाखों साल पहले बनाया गया था, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी आखिरी मंजिल या दूसरी दुनियाओं तक पहुंचा सकता है। थैंक यू।